प्राचीन सूर्यवंशी राज्य में एक शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी चंद्रप्रभा का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आकाश में दीपक स्वयं जल उठे और आकाशवाणी हुई, यह कन्या अंधकार से युद्ध करेगी और एक श्रापित भूमि को मुक्ति दिलाएगी। ज्योतिषियों ने कहा, उसका भाग्य समुद्र के पार लिखा है। चंद्रप्रभा बचपन से ही असाधारण थी। जहां अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां वह शस्त्र विद्या, नीति और वेदों में निपुण हो रही थी। गुरुजन तक उसकी बुद्धिमत्ता देखकर अचंभित थे। एक रात चंद्रप्रभा को विचित्र सपना आया। एक दूर का द्वीप, काली परछाइयां और एक पुकार, मुक्त कर मुझे। यह सपना कई रातों तक आता रहा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। चंद्रप्रभा ने अपने स्वप्न आर्षि वशिष्ठ को बताए। आर्षि बोले, यह कोई सामान्य द्वीप नहीं, यह शूलवर्ण द्वीप है। वहां एक राक्षस श्रापित आत्माओं को कैद किए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी, उस दिशा में जाना घातक हो सकता है। राजा वर्धनसेन ने उसे द्वीप पर जाने से रोका, लेकिन चंद्रप्रभा ने ठान लिया, वह अन्याय को नहीं सहन करेगी। रात्रि में 3 विश्वस्त योद्धाओं के साथ वह छिपकर यात्रा पर निकल पड़ी। चंद्रप्रभा और उसके 3 योद्धा एक छोटी नौका में समुद्र पार निकल पड़े। तूफान उठे, लहरें ऊंची हुईं, पर उनकी हिम्मत अडिग रही। एक जलपरी उन्हें मार्ग दिखाती है और अद्भुत द्वीप की ओर संकेत करती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे। वहां पेड़ भी अजीब थे और हवाओं में जैसे कोई मंत्र बसा हो। द्वीप पर एक सन्नाटा था जो डर से भरा हुआ था। रात्रि में चंद्रप्रभा ने देखा, एक काली परछाई गांव से एक कन्या को उठा ले गई। उसकी आंखें जलती हुई थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह था राक्षस शूलवर्ण। अगले दिन चंद्रप्रभा गांव पहुंची। वहां के लोग भयभीत थे, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। अंततः एक वृद्धा ने बताया, हर पूर्णिमा पर एक कन्या ले जाई जाती है और फिर कभी नहीं लौटती। उसी रात जंगल में एक योद्धा चंद्रप्रभा से टकराया। वह था युवराज आदित्य। उसने बताया कि वह भी द्वीप को मुक्त करने आया है, छिपकर काम कर रहा था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई, अब युद्ध होगा। आदित्य ने बताया, शूलवर्ण कभी एक गंधर्व था। उसने एक आर्षि की कन्या से विवाह मांगा, पर ठुकराए जाने पर क्रोध में उसे श्राप दे डाला। बदले में आर्षि ने उसे श्राप दिया, अब तू राक्षस बनकर अमावस्या के अंधकार में ही जिएगा। चंद्रप्रभा और आदित्य ने युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने द्वीपवासियों को उत्साह दिया, शस्त्र तैयार किए गए। एक प्राचीन मंदिर में देवी दुर्गा की प्रतिमा के आगे उन्होंने आशीर्वाद मांगा। अंधकार फैलते ही शूलवर्ण ने हमला किया। वह अकेला पूरे गांव पर भारी पड़ रहा था। चंद्रप्रभा ने उसका सामना किया, लेकिन राक्षस ने उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। चंद्रप्रभा घायल हुई, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने देवी दुर्गा का स्मरण किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उसकी तलवार में एक दिव्य प्रकाश आ गया। अब वह तैयार थी अंतिम युद्ध के लिए। चंद्रप्रभा ने अंतिम बार राक्षस का सामना किया। अब उसके हर वार में शक्ति थी, मंत्रों की आग थी। एक तेज वार से उसने शूलवर्ण का अंत कर दिया। राक्षस की आत्मा हवा में उठी और गंधर्व रूप में आशीर्वाद देकर मुक्त हो गई। राक्षस के अंत के बाद जैसे ही अंधकार छंटा, पूरा द्वीप उजाले में नहाया गया। सभी बंदी कन्याएं मंदिर से बाहर आईं। भय की जगह चेहरे पर अब आशा थी। चंद्रप्रभा ने घोषणा की, अब यह द्वीप स्वतंत्र है। कुछ दिन बाद चंद्रप्रभा और आदित्य अपने राज्य लौटे। राजा वर्धनसेन ने अपनी पुत्री को गले लगाते हुए कहा, आज तू सच में रक्षक लक्ष्मी बनी है। पूरे नगर में जय घोष हुआ। चंद्रप्रभा की गाथा हर दिल में बस गई। लेकिन चंद्रप्रभा जानती थी, उसका कर्मभूमि वहीं थी। वह द्वीप लौट आई और वहां के लोगों से कहा, अब इस भूमि पर न भय होगा, न अधर्म, केवल न्याय और ज्ञान का राज्य होगा। युवराज आदित्य के साथ विवाह हुआ, बिना वैभव के, पर सेवा और समर्पण के प्रतीक के रूप में। दोनों ने मिलकर द्वीप को शिक्षा, संस्कृति और सुरक्षा का नया स्वरूप दिया। वर्षों बाद द्वीप अब प्रभा द्वीप कहलाता था, जहां ज्ञान और नारी शक्ति की मिसाल बनी। और राजकुमारी चंद्रप्रभा एक योद्धा, एक मार्गदर्शक और युग की निर्माता बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।